नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। हरिद्वार से खबर आपको दिखाते हैं, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी के निलंबन के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और विवाद में एक बार फिर बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल का नाम सामने आया है और कर्णवाल का साल 2017 का सिफारिशी पत्र सामने आ रहा है। 26 दिसंबर 2017 को सैनी का ट्रांसफर बागेश्वर में हो गया था, लेकिन विधायक देशराज कर्णवाल ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस तबादले को रुकवा दिया। कर्णपाल ने सैनी को आरएसएस का स्वयंसेवक बताया था और सिफारिशी पत्र के मिलने के कुछ ही घंटे के अंदर सचिव भूपेंद्र कौर औलख ने ट्रांसफर को रद्द कर दिया था, जबकि सालों तक अपने गृह जिले में ही ब्रह्मपाल सैनी पोस्टेड थे और अब भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जबकि अदालत ने सख्ती दिखाई है तब जाकर निलंबन हुआ है। तो यही बात, जिस तरह भ्रष्टाचारी और राजनीति की अगर सांठगांठ हो जाती है तो ये मामले सामने आते हैं। सुनील और प्रभात जुड़ चुके हैं। सुनील, तो साफ है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रीति, ये बेहद गंभीर मामला है और ब्रह्मपाल सैनी के खिलाफ हाईकोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है वो 18 बिंदुओं को लेकर है। उनमें से एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि ब्रह्मपाल सैनी का जो गृह जनपद है वो क्लास 1 ऑफिसर है और गृह जनपद उनका हरिद्वार है और पिछले कई सालों से हरिद्वार में तैनात हैं, जबकि जो ट्रांसफर एक्ट है वो कहता है कि 3 साल से अधिक कोई भी अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर एक स्थान पर नहीं रह सकता और दूसरी किसी भी क्लास 1 ऑफिसर की अपने गृह जनपद में तैनाती नहीं हो सकती। बावजूद इसके जब 2017 में इनका ट्रांसफर किया गया 26 दिसंबर 2017 को बागेश्वर में, और उसके पीछे भी इनके द्वारा की जा रही जो अनियमितताएं, इन पर आरोप था कि इन्होंने करीब अपने 2 साल के कार्यकाल में 250 से अधिक निजी स्कूलों को मान्यता दे दी थी रातों। तो इसके खिलाफ इनका ट्रांसफर किया गया था बागेश्वर, लेकिन 26 दिसंबर को जब ट्रांसफर ऑर्डर हुए तो 27 दिसंबर को जो विधायक हैं झबरेड़ा के भाजपा के देशराज कर्णवाल, वो एक पत्र लिखते हैं तत्कालीन सचिव भूपेंद्र कौर औलख को कि वो जो ब्रह्मपाल सैनी है वो आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक संघ है और उन्होंने लंबे समय से कायम किया है आरएसएस के लिए, इसीलिए इनका स्थानांतरण तत्काल। सुनील, सवाल उठते हैं यहाँ पर सरकार पर वाकई में, क्योंकि बीजेपी का विधायक जो पत्र जारी करता है और कोर्ट ने भी कहा था कि जब आपके पास सबूत थे तो क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की, आपने क्यों रुके हुए थे, तो कोर्ट की भी टिप्पणी इधर से तल खाई थी, जिसके बाद आज निलंबन हुआ है। शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। तो ये खुलासा हुआ है। खुलासे से पहले आज अदालत में क्या हुआ इस मामले में वो आपको बताते हैं। तो आज हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ ही घंटे के अंदर निलंबित कर दिया गया ब्रह्मपाल सैनी को और 14 बिंदुओं पर चार्जशीट भी सौंपी है और 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। तो आज हाईकोर्ट में हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी पर सुनवाई हुई, तो जिस पर सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि ब्रह्मपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं और इसके बाद कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अगर आरोप सही है तो अब तक निलंबन क्यों नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक इस पर जवाब मांग लिया और फिर तुरंत, क्योंकि हाईकोर्ट की यहां पर सख्ती थी, तो यहां फैसला लेना पड़ा और ब्रह्मपाल सैनी को निलंबित कर दिया गया। की कह रही थी कि अगर उनके खिलाफ इतने गंभीर प्रकृति के आरोप है तो उन्हें सस्पेंड अब तक क्यों नहीं किया गया। इस पे आप 2 बजे के लिए रिपोर्ट रखें। 2 बजे के लिए मैटर को रखा गया और 2 बजे स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि ब्रह्मपाल सैनी को सस्पेंड करके मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में भीषण आग लगी। जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी संपत्ति का बहुत नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आश्रम में कई सारी बिल्डिंग थी जो इस आग की भेंट चढ़ गई है और बहुत कीमती सामान भी था जो सब कुछ जल गया है। तो बारिश की वजह से आग बुझ गई, तो किस्मत अच्छी थी कि बारिश भी हुई रही थी वहां, लेकिन फिर भी नुकसान काफी हो गया है। तो ये तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर भीषण आग ने काफी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान बारिश भी थी तो इसलिए भी बड़ा हादसा टल गया, लेकिन नुकसान काफी हुआ। बांसवाड़ा के पास ही गीता कुटीर आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनहानि कोई नहीं हुई, लेकिन जो भी इमारतें वहां पर थी उसमें रखा सामान, इमारतें, सब कुछ इसमें तबाह हो गया है।
तो अगली खबर भी शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार और मनमानी से ही जुड़ी हुई है। दून विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार मदन सिंह मंद्रवाल के काम करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। आरोप है कि मदन सिंह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे और रजिस्ट्रार के पद पर जो उनकी नियुक्ति हुई है वो जावलकर कमेटी के खिलाफ हुई है, जावलकर कमेटी के सिफारिशों के खिलाफ हुई है। साथ ही आरोप यह भी है कि कुलपति नौटियाल ने ही रजिस्ट्रार की नियुक्ति कराई। तो यहाँ पर ये बता दें आपको, जो कुलपति नौटियाल है उनकी नियुक्ति खुद सवालों के घेरे में थी। हाईकोर्ट उसे गलत कह चुका है। तो दून विश्वविद्यालय में बहुत सारे आरोप पहले भी लगे रहे हैं बड़े बड़े पदों को लेकर, और एक बार फिर से यहां जब दखल दिया हाईकोर्ट ने तब जाकर काम करने पर रोक लगाई गई है। आरटीआई से जो दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए, जो जावलकर रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी नियुक्ति फर्जी है। ऐसे में मेरे द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर उस डिपार्टमेंट को जो जांच एजेंसी के उसमें आती है, मैंने अपनी शिकायत करी कि इस तरीके से उच्च शिक्षण में जो है गड़बड़ झारा चल रहा है, कृपया इसका संज्ञान लें। और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी आईएएस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी मंत्रियों की बैठक हो उसमें जरूर शामिल हुआ करें। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि किसी भी समस्या से पहले सूचना जरूर दें। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अफसरशाही और जनप्रतिनिधि अमूमन आमने सामने रहते हैं और ये स्थिति जारी है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले विभाग में अधिकारी ले लेते हैं जिसका मंत्रियों को कोई संज्ञान ही नहीं होता। और इस पर अब ये एक बार फिर से जो मुख्य सचिव है ओम प्रकाश, उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी है। जो माननीय मंत्रीगण हैं उनकी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यदि किसी कारण से अपरिहार्य कारण हो सकते हैं, या तो आप बीमार हैं या भारत सरकार की किसी बैठक में गए हैं, तो आप पूर्व सूचना दे दें ताकि संशय की स्थिति न रहे। और एक और बड़ी खबर है, राज्य में एनसीसी एकेडमी पौड़ी में नहीं बल्कि टिहरी गढ़वाल में ही बनेगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में साफ कह दिया है कि अब एनसीसी एकेडमी टिहरी में ही बनाने का फैसला लिया गया है। तो 2014 में केंद्र सरकार ने टिहरी के श्रीकोट देवप्रयाग में एनसीसी एकेडमी का फैसला लिया। इसका शिलान्यास भी बाकायदा कर दिया गया, लेकिन 2017 में राज्य सरकार ने एकेडमी को पौड़ी शिफ्ट करने का फैसला लिया। तो इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी और अब सरकार एनसीसी एकेडमी को टिहरी में ही बनाए रखने का फैसला सुना रही है। और अब आज का कोरोना अपडेट, तो आंकड़े बड़े डराने वाले हैं, क्योंकि आज राज्य में रिकॉर्ड तोड़ 369 नए केस सामने आए हैं। 369 नए मामले आज 24 घंटे में, और इसके बाद आंकड़ा हो गया है 8623, जिनमें से एक्टिव केस हैं 3056। जबकि मौत की बात करें तो इसमें भी सैकड़े का आंकड़ा पार हो गया। 102 लोगों की अब मौत हो चुकी राज्य में कुल। और जिलेवार आपको बताएं तो हरिद्वार में 109 मामले अकेले सामने आए हैं, जबकि देहरादून में 68, नैनीताल में 33, उधम सिंह नगर में 56, उत्तरकाशी में 34, टिहरी में 30, बागेश्वर में 21, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 2 और अल्मोड़ा में 5 नए मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी में 46 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 32 आईटीबीपी के जवान हैं। तो कल भी 35 हिमवीर कोरोना पॉजिटिव आए थे और आज भी 32 नए मामले सामने आए हैं। तो ये सब वो जवान हैं जो कुछ समय पहले छुट्टियां बिताकर अपनी यूनिट में वापस लौटे हैं। केसेस आईटीबीपी के, बाकी केस लोकल है, कुछ पटवारी केसेस हमारे पास है, जिनको हम अकॉर्डिंग सैंपल फॉलोअप कर रहे हैं। मैक्सिमम इसमें सिम्टोमेटिक है, लेकिन जो लक्षण आ रहे हैं उनको हम बुला के भी आइसोलेट करने वाले हैं। कुछ हमारे आईटीबीपी के जवान भी पॉजिटिव आए, पहले भी आए थे, तो उनकी जहाँ भी वो पॉजिटिव आए उनके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और आईटीबीपी के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करके उनको। तो मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और आज राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 102 पहुंच गई, जिसमें 3 मौत देहरादून में हुई है, 2 मौत दून अस्पताल में हुई, जबकि एक शख्स की मौत ऋषिकेश एम्स में हुई है। तो इस तरह से अब आंकड़ा सैकड़ा को पार कर चुका है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खबर आगे भी हम दिखाएंगे कि लापरवाही भी किस कदर अस्पताल में हो रही है। तो कुमाऊं के लिए हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल सुनिश्चित किया गया है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा, लेकिन वहां मरीज जो 2 दिन तक बाथरूम में मृत पड़ा रहा, उस मामले में अब मजिस्ट्रेट की जांच होगी।
सुशीला तिवारी अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही, इसकी जांच होगी। दरअसल पहले ये कहा गया कि अस्पताल के वार्ड से जो कोरोना का मरीज है वो भाग गया है। 2 दिन बाद अस्पताल के ही बाथरूम में उसका शव मिला। तो बुधवार से वो फरार हुआ था, रामनगर से आया था ये मरीज। तो अब ऐसे में जांच हो रही है कि अस्पताल के अंदर कितनी घोर लापरवाही है कि 2 दिन से एक शव पड़ा हुआ है बाथरूम में, लेकिन किसी ने देखा नहीं। और इन सबके बीच में अच्छी खबर है, देहरादून में इस साल के तिलू रौतेली पुरस्कार की घोषणा हो गई है। राज्य की 39 महिलाओं को ये प्रतिष्ठित तिलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें देहरादून की 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं। तो राज्य के अलग अलग क्षेत्र की 18 महिला और 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा। दरअसल इन महिलाओं ने खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों में जो काम किया है, तो ऐसे में जो सम्मान देहरादून में होता था, इस बार जो जहां की महिलाएं हैं उसी जिले में उनको सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कैसे सही तरीके से जमीन पर उतरे, कैसे इसका लाभ सबको मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक सेल बनाई गई है और ये स्कीम को लेकर, योजनाओं को लेकर सुझाव देगी। सेल में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी, हार्क के संस्थापक संस्था के महेंद्र सिंह कुंवर और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 150 से ज्यादा ऐसे काम हैं जिसको सीख कर लोग खुद का रोजगार अपना सकते हैं। तो सरकार खासतौर पर उन लोगों पर टारगेट है जो अभी कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से लौटे हैं। तो जो जहां अपने गांव में लौटे हैं वहीं रहकर रोजी रोटी अपनी कमाए, रोजगार वहीं हासिल करे, ऐसी कोशिश हो रही है। और आज से राज्य में कांग्रेस की वर्चुअल रैलियां शुरू हो गई हैं। 13 जिलों में होने वाले सम्मेलन की शुरुआत नैनीताल से हुई, जिसमें राज्य के पदाधिकारियों से लेकर जिले के ब्लॉक स्तर तक के नेता शामिल हुए। तो 3 घंटे तक ये रैली चली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल रहे। और सम्मेलन के बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि नेताओं से भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की गई और जाहिर सी बात है सभी का लक्ष्य 2022 का चुनाव है। और अयोध्या में जब से शिलान्यास हुआ है पूरा देश मगन है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने घर को रोशन किया है। राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में बलूनी ने भी अपने घर में दीपावली मनाई है। तो राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, निर्माण शुरू होगा। वहीं अब उत्तराखंड सरकार मां सीता की भू समाधि स्थल को महाधाम बनाने जा रही है। लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है। वहीं देवभूमि में मां सीता का धाम बनाने की तैयारी हो रही है। पग पग पर भगवान राम की शक्ति बनने वाली सीता मां का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के फरसवाड़ी गांव में है। मान्यता है कि इसी जगह पर मां सीता धरती में समाई थी। अब सीता सर्किट बनाने के लिए ट्रस्ट भी बन चुका है और जल्द निर्माण भी शुरू होगा। फलसवाड़ी गांव है पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में। माता सीता ने वहां पर भू समाधि ली थी और वहां पर हजारों वर्षों से उस स्थान पर विशेष पूजा होती है, मेला होता है और ऐसे पुण्य स्थान को माता सीता की स्मृति में विकसित करने का हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, जिसको जन सहयोग से विकसित किया जाएगा। उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया गया है और उसका स्वरूप क्या होगा वो सब उसमें निर्धारित कर लिया गया है। सीता धाम के साथ लक्ष्मण और गिद्धराज जटायु का मंदिर बनाने की भी तैयारी है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीता मां की रक्षा और मदद का प्रयास किया। ये भी हमारी परिकल्पना है कि वहाँ पर जटायु का भी मंदिर वहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि नारी सम्मान के लिए और नारी की रक्षा के लिए अगर सबसे पहला बलिदान है और जो मनुष्य का नहीं है, एक जटायु का है, तो उनका भी वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। सीता मां के नाम पर सरकार देवभूमि में धार्मिक पर्यटन के लिए सीता सर्किट तैयार करना चाहती है, जिसमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से लेकर पौड़ी में सीता मां के भू समाधि वाले स्थान को जोड़ा जाए और इसी प्लान पर काम भी चल रहा है।
ASI के रख रखाव में वहाँ पर एक लक्ष्मण का टेम्पल बना हुआ है बगल में ही। उसी तरह से भगवान राम जी का एक टेम्पल जो है वो आपके देवप्रयाग के क्षेत्र में है, रघुनाथ जी का टेम्पल जिसे कहते हैं। तो इस तरह की जो उनके जीवन से संबंधित जो अलग अलग हमारे यहाँ पर मान्यता पर स्थान है, मंदिर है, उनको एक जगह पर कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा था कि हम लोगों को एक सीता सर्किट बनाना चाहिए। देवभूमि अपने हजारों मठ मंदिरों, 5 प्रयागों और 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है और जल्द इस पावन धरती पर भी एक महाधाम बनेगा जहां मां सीता की जीवन यात्रा संपन्न हुई थी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।